गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो लिख देना आप। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर क्या होता है, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस कैसे मैग्नेटिक फील्ड देता है और उसका रेजोनेंस हम किसके साथ करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया था, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। यानी एनएमआर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। आपने ये देखा था कि आई क्या होता है, आई की वैल्यूज क्या क्या होती है। आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर या नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज कि ये जो आपकी आई की वैल्यू है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या है। ठीक है, आई की वैल्यू का टेबल हमने पहले बनाया था, आज मैं फिर से इसको रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, आई क्या था कि आई की वैल्यू जो है वो 0 होती है किसके लिए, 6 कार्बन 12 के लिए, ठीक है, या 8 ऑक्सीजन 16 के लिए, जहां पे क्या होता है ए और जेड दोनों की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। ए और जेड दोनों की वैल्यू अगर इवन है तो आई की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। यानी इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, और ये हमें एनएमआर नहीं देगा। ठीक है, ये हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में देखा था। आई की वैल्यू हाफ जो होती है वो किसके लिए होती है, एक तो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, 6 कार्बन 13 के लिए, ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था फॉस्फोरस के लिए और फ्लोरीन के लिए, 9 फॉस्फोरस 19 सॉरी 9 फ्लोरीन 19 और फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, फॉस्फोरस का जो आइसोटोप होता है वो 31 होता है। ठीक है, इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। इन सब के लिए आई की वैल्यू हाफ। आई की वैल्यू जो होती है वो आती है 3 किसके लिए, 3 का हमने एक एग्जांपल देखा था, कौन सा, बोरोन का, 5 बोरोन 10, और एक हमने एग्जांपल देखा था 5 बोरोन 11। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3/2 होती है। ठीक है, एक वैल्यू याद रखनी है आपको कि एक किसके लिए होती है, एक जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, ड्यूटेरियम के लिए, यानी 1H2 के लिए। ठीक है, और किसकी होती है इसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ होती है नाइट्रोजन की, जो आपका क्या होता है 7 नाइट्रोजन 14। ये जो वैल्यूज है ये आपकी क्या है, कुछ वैल्यू जो आपको याद रखनी है किस किस मॉलिक्यूल की होती है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, बिना I0 वाले ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, सारी आई की वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। अब इस आई की वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग ओरिएंटेशन बनाएंगे। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या होगा, एक H मान लो आप, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, एक नाभिक होगा। ठीक है, तो उस नाभिक का जो स्पिन है या जो चक्रण है वो कैसे पॉसिबल होता है कि जो उसकी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, हाफ होती है। यानी अगर हाइड्रोजन का नाभिक या न्यूक्लियस घूमता है, स्पिन करता है अपनी जगह के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका आई है इसकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये घूमता है तो इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम शो करता है, ये कोणीय संवेग दिखाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसी से ही हम क्या करते हैं, आगे एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस आई यानी स्पिन पे डिपेंड करता है कि आपका स्पिन की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन हमने लिया तो हाइड्रोजन में क्या होती है, सिर्फ एक स्पिन होती है, कौन सी होती है, हाफ की होती है।
ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक नाभिक है, एक की स्पिन होगी, हाफ की होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाए या एनर्जी प्रोफाइल बनाए तो वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि हमारे पास एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हाफ के कंपोनेंट में होगी। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमने कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, इसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो एनर्जी प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है, दो पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो डिवीजन है इसमें से एक जो है वो आपका क्या होता है, प्लस हाफ का होता है और एक माइनस हाफ का होता है। ठीक है, एक वैल्यू को क्या होती है ऐसे स्पिन की जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू प्लस हाफ होती है, और एक ऐसा होता है जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ होती है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ कि जब हमने बाहर से फील्ड लगाया तो ये क्या हुआ, आई की जो वैल्यू है वो क्या हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो यानी आई की वैल्यू जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा हो सकती है, यानी ये डिपेंड करता है उसके कितने ओरिएंटेशन या अभिविन्यास पॉसिबल है। ठीक है, आई के कितने ओरिएंटेशन या अभिविन्यास पॉसिबल है उससे ये क्या होता है, डिवाइड होता है कि आपके एनर्जी की जो सेपरेशन है यहाँ पे वो कितने पार्ट्स में होगा। ठीक है, तो ये जो अभिविन्यास है ये कितने प्रकार के होंगे, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2i+1। ठीक है, कितने ओरिएंटेशन होंगे इस एनर्जी के या इस एनर्जी डिवीजन के, कितने ओरिएंटेशन होंगे, कितने अभिविन्यास होंगे, वो डिपेंड करता है किस फॉर्मूले पर, 2i+1 के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये, 2i+1 के अंदर। अब अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ है। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे हाफ है तो आपके ओरिएंटेशन कितने होंगे, आई की वैल्यू हाफ पुट कर दो आप, तो इसके अंदर ओरिएंटेशन कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, तो दो कौन कौन से हैं, एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। ठीक है, अगर आप बात करते हो किसकी, इस बोरोन की जिसके अंदर क्या है, आई की वैल्यू 3/2 है, बोरोन की जिसकी आई की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो इसके लिए टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप आई की वैल्यू रखो जो क्या होगी 3/2 होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 3/2 रखोगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। यानी अगर आपके पास आई की वैल्यू 3/2 है तो उसके 4 ओरिएंटेशन, 4 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, 4 अभिविन्यास पॉसिबल होते हैं। वो कौन कौन से होंगे और कैसे निकालेंगे ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने ये देखा कि आई की वैल्यू हाफ है तो उसके ओरिएंटेशन टोटल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो वो 2 क्या होंगे, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा। ठीक है, अगर 3/2 ले रहे हैं आई की वैल्यू तो आई की वैल्यू 3/2 के लिए टोटल ओरिएंटेशन होते हैं 4, और वो कितने होंगे, 2 होंगे प्लस माइनस 3/2 और 2 होंगे प्लस माइनस 1/2। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये एनर्जी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है कि जब भी हम मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का सेपरेशन कैसे होगा, जब हम इसके ऊपर कोई ना कोई रेडिएशन डालेंगे, विकिरण डालेंगे। जैसे आप देखो कि जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि हम बाहर से एक मैग्नेट रख देंगे किसी भी मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, यानी हमने क्या किया, मैग्नेट रखी, मैग्नेट के 2 पोल ले लिए, एक एन पोल एस पोल, और उसके बीच में हमने क्या कर दिया, हमारे मटेरियल को रख दिया जिसका हमें चेक करना है कि ये आपका एनएमआर देता है या नहीं देता, या एनएमआर देता है तो स्पेक्ट्रम किस तरह का देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है, बाहर वाला
मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं लगाया है तो हमें पता है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे। हर एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे नाभिक है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अगर ये रेंडमली अरेंज्ड है यानी इनकी स्पिन जो है, चक्रण है, वो भी क्या है, रेंडम है। यानी कोई किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम अगर जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि उसके अंदर जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, जीरो हो। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे नाभिक होंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। और हर नाभिक की जो डायरेक्शन है स्पिन की वो क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। नेट इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, जब तक हमने इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के ऊपर नहीं लगाया है तब तक ये क्या शो करेगा, एनर्जी की सिर्फ एक वैल्यू शो करेगा, जो कि क्या है, अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या होगी, +½ की होगी, ठीक है। सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन शो करेगा एनर्जी का जब तक कि हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है तब तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी तरह का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू जो है, नेट वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है। फिर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, लगाते हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल पे लगाते हैं तो हमें पता है कि ये जो हमने नॉर्थ साउथ पोल लिए हैं तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। जब ये इस तरफ जाएगी तो सारे के सारे ये जो मैग्नेट है या जो सारे के सारे न्यूक्लियस है वो अलाइन हो जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे अलाइन हो जाएंगे, ये जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी दिशा के अंदर ये सारे अलाइन हो जाएंगे यानी ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके सारे के सारे जो एटम है यानी न्यूक्लियस है वो सारे क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसी की दिशा के अंदर ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल जो है वो इस बाह्य मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अरेंज होंगे तब क्या होगा, तब इसकी आई जो ये एनर्जी की वैल्यू है वो होती है मान लो +½ ठीक है। हमने टोटल ओरिएंटेशन, टोटल अभिविन्यास पढ़े, हाइड्रोजन के लिए कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें से एक हमें +½ ये मिल रहा है कब, जब हमने इस मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो सारे अरेंज हो गए इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, NMR में किया क्या जाता है कि हम एक सोर्स लेते हैं, सोर्स से हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, हमने मान लिया एक रेडिएशन डाला, हमने यहाँ से क्या किया, एक रेडिएशन डाला। आपने ये पढ़ा कि NMR के हम अंदर रेडिएशन कौन सा यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन डाला रेडियो वेव्स का, किसके ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर, जो कि किस में रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, रेडिएशन डाला मटेरियल के ऊपर जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी उसके सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर व्यवस्थित है, यानी अलाइन है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन है। अब क्या, जब हमने ये रेडिएशन डाला तो रेडिएशन क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है, एक तरह की ऊर्जा होती है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, उस रेडिएशन से ऊर्जा को, एनर्जी को ले लेगा, ठीक है। जब ये एनर्जी लेंगे सारे के सारे न्यूक्लियस, ये क्या करेंगे, एनर्जी इनके पास अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्या करता है, आपकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी जो कम
ऊर्जा वाली स्तर होता है उससे ज्यादा ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये एनर्जी को ग्रहण करके या एनर्जी को रिसीव करके ये क्या करेंगे, ये इस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगी। ठीक है, जब इन मॉलिक्यूल्स के पास या इस न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो इनके पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये क्या करें, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में आके क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो मतलब क्या है, इनके पास एनर्जी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, एनर्जी का बहुत ज्यादा मान है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एनर्जी प्रोफाइल के अंदर आपको एनर्जी का दूसरा ओरिएंटेशन दिखता है जो कि क्या होगा, -½ होगा। यानी हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की जो नाभिक है या न्यूक्लियस है उसके ओरिएंटेशन को एनर्जी प्रोफाइल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और हमने यही कहा था कि 2i+1 से हमारे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। कौन से, एक +½ और एक -½ और ये +½ किसकी वजह से बनता है, जब हम इस न्यूक्लियस को या इस मॉलिक्यूल के सारे न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाइन कर दे। ठीक है, तब हमें मिलता है +½ लेकिन जब हम इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तब यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, ये -½ कंपोनेंट की होगी। ठीक है, अब ये +½ नीचे क्यों लिया, हमें ये तो पता है कि जब भी एनर्जी प्रोफाइल हम बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल के अंदर जो नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ऊर्जा का स्तर जो होता है वो कम ऊर्जा का स्तर होता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा +½ लिखा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आता है। तो जब हम इस +½ को उस नेगेटिव साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी आपकी नेगेटिव में आएगी, यानी ये ऊर्जा स्तर हमारा कम ऊर्जा का होगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी मॉलिक्यूल्स की। और जब हम इस पे बाहर से रेडिएशंस डालेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी ग्रहण करके या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। और इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इस दूसरे ओरिएंटेशन की यानी हायर एनर्जी की होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल हम किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे बनाएंगे कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके लिए I की वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे आपने लिया ये 5 बोरोन 11, उसके लिए आपने याद किया कि इसके लिए I की वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है। अगर इसकी I की वैल्यू 3/2 है तो इसके टोटल ओरिएंटेशन एनर्जी के कितने पॉसिबल होंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2i+1, इसमें I की वैल्यू रखोगे आप 3/2, तो आपके टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे, 4। अब ये 4 कौन कौन से होंगे, 2 तो होंगे आपके क्या, +3/2 और -3/2, और 2 होंगे क्या, +1/2 और -1/2, यानी 4 ओरिएंटेशन होंगे। यानी जब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे तो इसको आप ड्रॉ करके देखो। जैसे आपने एग्जांपल लिया किसका, 5 बोरोन 11 का, जिसके लिए I की वैल्यू होती है क्या, 3/2। टोटल ओरिएंटेशन एनर्जी के कितने होंगे, 2i+1। ठीक है, अगर I की वैल्यू रखते हो यहाँ पे तो टोटल ओरिएंटेशन कितने आते हैं, 4। तो एनर्जी प्रोफाइल आपकी कैसे बनेगी, जब तक आप कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर नहीं लगाते हो तो सारे एनर्जी लेवल जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो क्या होगा, ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, बोरोन का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, सबके लिए, सारे न्यूक्लियस के लिए सेम रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, VI से लिख दो इसको। जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर।
ठीक है, सारे कहाँ अलाइन होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली। आई की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वाली, कौन सी, 1+3/2 और 1+1/2। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर बाहर से रेडियो वेव्स डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे, विकिरणें डालेंगे, तो ये क्या होगा, एनर्जी गेन करके सारे के सारे मॉलिक्यूल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कितनी होगी, -1/2 और -3/2 कंपोनेंट होगा किसका, एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी पूरी टोटल वैल्यू नहीं है ये एनर्जी की। एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी किसका फंक्शन होता है यहाँ पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगी, 4 पॉसिबिलिटी होगी। इस मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एनर्जी जो है वो 4 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से आपके अलग अलग मॉलिक्यूल की एनर्जी प्रोफाइल बनेगी। अब क्या है कि ये जो आपका डिवीजन हुआ इन एनर्जी प्रोफाइल्स का, ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, इस न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से। तो अब इस एनर्जी प्रोफाइल के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करेंगे लोअर से हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। और ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ये कब मिलता है, जब आपका ये जो मॉलिक्यूल है इसके न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड, जब हम ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इसके साथ क्या हो जाए, रेजोनेंस कर जाए। ये रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इनका जो फेज होगा, इस मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज है वो किसके फेज के इक्वल हो जाए, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के फेज के इक्वल हो जाए। तब हमें क्या मिलेगा, उस टाइम हमें क्या मिलती है, एक पीक मिलती है। उस पीक को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उस पीक की स्टडी करके जितनी भी पीक्स इसके अंदर मिलेगी उनको हम स्टडी करके क्या पता लगाते हैं कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है। अगर हम हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ रहे हैं मतलब उसमें हाइड्रोजन कितने तरह के प्रेजेंट हैं। अगर हम बोरोन एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि बोरोन कितने प्रकार के हैं। अगर कार्बन एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि कार्बन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब एक चीज कि अगर कोई भी एक आप ले लो, जैसे आपने पढ़ा कि ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक का भी क्या होता है, अपनी जगह पे स्पिन होता है। अगर वो स्पिन करता है, चक्रण करता है, तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मान लिया कि न्यूक्लियस है, ये रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज या फिर ये क्या रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी रखी कि या तो ये +½ होता है या तो ये -½ होता है। तो ये बीच के 3/2 या फिर हम आगे इनका देखिए कि 3 है तो इसका +3 +2 +1 ये भी होगा। ठीक है, तो ये कैसे आता है, ये हम देखते हैं किससे, प्रिसीजन से। एक होती है आपकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, एक होती है प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। ये जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है और इसकी वजह से आपके ये जो है अलग अलग ओरिएंटेशन मिलते हैं। ठीक है, ये कैसे मिलते हैं ये हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।